ओके हेलो, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो देखा आप लोगों ने ये जो अपना न्यू लेसन है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो इसके पहले थोड़ा सा हम लोग जो है बात करेंगे जो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले पढ़ लिया है मतलब कि जो पहले के लेसन हो गए, जैसे कि आपका लेसन फर्स्ट हो गया, लेसन सेकंड हो गया, फिर आपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, लेसन थर्ड हो गया आपका। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये जो अपना ये जो न्यू लेसन है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो देखना जरा सा कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और जो फर्स्ट लेसन था, आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना, जो फर्स्ट लेसन था, जो अपना फर्स्ट लेसन था बच्चों, वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आप याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या था कि वहाँ पे चार्ज क्या रहता था? एट रेस्ट रहता था। ओके, शर्वरी, वेरी गुड शर्वरी। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, पूरा लेसन ही किस पे था? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो जो बच्चों चार्ज रेस्ट पे था तो आपने उससे किसी एक पॉइंट P पर जो कि एट डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। E इक्वल्स टू क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपान क्या आ गया था? R स्क्वायर। अगर इसे वेक्टर में लिखना था तो क्या लिखा? R कैप, वेयर R कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन को बताता था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, निगेटिव है तो इनवर्ड, ऐसा आपने वहां पे स्टडी किया था, ठीक है। अच्छा, तो जरा सा ये जाने कि अगर चार्ज रेस्ट पे होता है, हाँ स्मिता वेरी गुड, तो ये न्यू लेसन है, देखो इसमें एंजॉय करो, बहुत ही अच्छा लेसन है जो है। तो यहाँ पे जो आपने देखा था उस फर्स्ट लेसन में कि चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप क्या बताता था? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता था। ओके, तो आपने ये देखा कि चार्ज रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा अपना कैसा बिहेवियर दिखाता था कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन भी स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ी जो है। फिर क्या था कि हमने गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ा, लेकिन आज जो चलने वाला है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस, जरा सा यहाँ पे फोकस करो आप लोग। मूविंग चार्जेस, अभी ये चार्ज क्या है? रेस्ट पर है, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये जो लेसन आपका फर्स्ट था वहां पे क्या था? चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक, चार्ज इज एट रेस्ट, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स बन गया जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर चार्ज मोशन करने लगा तो हमने पाया, मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे ओरेस्टेड वगैरह और भी थे, उन लोगों ने ये देखा, ओरेस्टेड ने, कि जब जैसे ही चार्ज, फैराडे और ये सब ने जो है के बाद जो है ओरेस्टेड बताते हैं कि जैसे ही चार्ज मोशन करने लगता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है जो है। ओके, तो ये चीज तब और अच्छे से क्लियर हो गई कि जैसे कि एक जो है करंट कैरिंग वायर हो, क्या हो? करंट कैरिंग वायर। अब इस वायर से करंट क्या जा रही है? आई जा रही है, आई फ्लो हो रही है इसमें से, ठीक है। इसकी अपनी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, सब कुछ हम लोगों ने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया जो है। अब आपने ये देखा कि करंट तो फ्लो हो रही है, फिर लोगों ने जो है इसके पास क्या रखा? कंपास रखा जो है। तो उन लोगों ने ये पाया कि कंपास क्या हुआ? कंपास क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ, अपनी जो इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी उस ओरिजिनल पोजीशन से ये क्या हुआ? ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्शन चाहे इधर हो चाहे, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ। अब इस डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चला कि भाई कोई कंपास जो कि डिफ्लेक्ट होता है सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर से। कैसे डिफ्लेक्ट होता है बच्चों? मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण ही वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। मतलब कि ये करंट कैरिंग जो वायर है उसके अराउंड कोई ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तभी तो वो कंपास जो है ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि यस जरूर ये जो है जो करंट कैरिंग वायर होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट करता है जो है। अब
अब हमने थोड़ा सा और पीछे आना है कि हम लोगों को कि जो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग जो वायर है उसमें करंट बहता कैसे है, तो वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने से, इसका मतलब कि डेफिनेटली चार्ज क्या हुआ, फ्लो हुआ। चार्ज कैसे हो गया, फ्लो मतलब क्या, मोशन करना ना। तो इसका मतलब कि जब चार्ज मोशन करने लगता है तो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि व्हाट इज चार्ज, याद है ना आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर कि चार्ज किसे कहते हैं। कितने लोग जो है वो I = Q/T में से डेफिनेशन बताते हैं, बट उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन होती है विच कैन प्रोड्यूस और क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एक ऐसी चीज जो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जरा देखना, वही चार्ज जब मोशन करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड बनाता है, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। तो वही उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करना है कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। तो जब चार्ज ने मोशन किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या किया उसने, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जो है, ओके। आई बात समझ में आप लोगों को, मतलब आपने यहां से ये देखा कि जब कोई चार्ज मोशन किया तो उसने अपने अराउंड एक फील्ड भी क्रिएट किया। वो कैसी फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। तो आज हम लोगों को उसी के बारे में पढ़ना है। अब आप देखो, तो हम लोगों ने जो है एक वायर लिया, ऐसा आप लोगों को 10th में ही बताया गया होगा, और उसके अराउंड जो है हम लोगों ने क्या किया, कंपास रख के देखा। तो कंपास क्या था, हर जगह जो है ऐसा एक वन वे, ऐसा मान लो कि आपने हर जगह ऐसा कंपास रखा, तो ये जो उनके जो पॉइंट्स थे वो कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे दिखाए। तो जब आपने उनको ऐसा मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, मतलब कि करंट कैरिंग वायर है तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कैसा है, ऐसा सर्कुलर, उसके चारों तरफ इस तरह से, जो हमने ऐसा राइट हैंड रूल से निकाला जो है। याद है आपका क्लास 10th वाली स्टोरी। अब उसी को हम लोगों को और आगे ले जाना है। उसी में आपको क्या बताया गया, करंट इज मूविंग अपवर्ड एंड करंट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो वो क्या था, इसमें जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, ऐसे थी, और अगर यही नीचे से जाए तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो नई हेडिंग होगी, न्यू हेडिंग होगी, वो होगी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग सब लोग डालेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में आप ये नोट करोगे, कुछ लाइन ऐसा नोट करो जो आपको जो है लिंक करे। तो देखो जो है कि कैसे लिंक हो रहा है, देखना। अब आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। तो अब हम लोगों ने जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है अस्मिता, ओके, तो जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमने ये पाया कि चार्ज, जैसे ही ये चार्ज मोशन करने लगता है तो उसने अपने सराउंडिंग में, मतलब यूं कह लो कि जब एक कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब कोई एक चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स F = क्या लगता है, QE, क्या लगता है, QE। किसी पॉइंट पर, हम लोग मान लो किसी पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये QE हो जाता है, ओके। आई बात समझ में, हेलो, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा जो है कि ये जो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E, QE और प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या आया, QV क्रॉस, और एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड B से रिप्रेजेंट किया, QV क्रॉस B दिखा जो है। देखा आप लोगों ने उस पर नेट फोर्स कितनी लगी उस चार्ज पे, एक तो QE तो था ही, ये QE तो था ही जो है, ठीक है। और अगर वो किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में है, और एक जो है मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B भी लगा, तो उस पर जो नेट फोर्स हो गया, मतलब ये जो F नेट है, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रिक, F
इलेक्ट्रिक प्लस F ये मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया लॉरेंज फोर्स। इसको किसने बताया? लॉरेंज ने बताया जो है, ठीक है। इसको किसने बताया बच्चों? लॉरेंज ने बताया। तो आप लोग जरा सा इसमें कुछ नोट करेंगे जो है, सभी बच्चे नोट डाउन करें, ठीक है, कि जिस प्रकार से आप लोगों ने वहाँ पे कहाँ पर ऐसा स्टार बनाते हुए नोट करते चले जाएंगे। जैसे आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा कि एक चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E था, ऐसा नंबर ऑफ चार्जेज आए तो आप लोगों ने क्या निकाला? E नेट निकाला। मतलब कि E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। मतलब उसका क्या था? आप लोगों ने क्या किया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया जो है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से E1 प्लस उसका अलजेब्रिक सम कर दिया और वो E नेट निकला। वैसा ही ये जो है मैग्नेटिक फोर्स जो ये है अपना जो है, ये भी कुछ ऐसा ही फॉलो करता है। तो आप लिखोगे इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऐसा इट इज फाउंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर ऐसा डैश लगा के आप लिखेंगे। नोट कर दो एक लाइन, आपको हमेशा काम आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ several sources is the vector addition of magnetic field of each individual sources ओके। अब आप बता देना जो है, hence net force on any charge which is moving in एक्सटर्नल फील्ड, ऐसा किसी एक्सटर्नल फील्ड में मूव कर रहा है, तो F नेट इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका F इलेक्ट्रिक, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। इसे ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स कहा, क्योंकि यहाँ वेयर बी आर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट या एट दैट पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स, ठीक है। लॉरेंज का क्या फोर्स था? या लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा जो आया, मतलब वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें Q टाइम्स, मतलब चार्ज का जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ये फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो जरा सा इसको ध्यान से देखना, ये कैसे, मतलब इसको आप कैसे दिखाओगे कि ये लॉरेंज फोर्स है। मैं इसका व्यू बनाता हूँ कि कैसे ये होता होगा किसी फील्ड के अंदर। देखो, मान लो आप कि कोई एक चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है, किधर है? एक मिनट, आप कलर्ड में देखो, फिर आपको ये रहा आपका चार्ज। अब देखना जरा सा, ये हो गया आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसका वेलोसिटी वेक्टर। देखना आप लोग, ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये उसका वेलोसिटी वेक्टर दिखा आपको। तो ये हो गया V क्रॉस B। अब इसके बीच में जो भी एंगल हो, ठीक है, 90 डिग्री है, अगर ये एंगल क्या है? थीटा है, तब भी ये क्या आएगा? एक जो है न्यू वेक्टर आएगी, वो क्या होगा? इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को याद है ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला? क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है? जैसे A क्रॉस B, तो क्या होता था? उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो जो है ये इसके प्लेन के, ये ऐसे है, ठीक
ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, फोर्स जो हुआ, फोर्स क्या हुआ बच्चों, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ। तो यहां से आप बताओगे वेक्टर। अब अगर ये मैं कहता कि Q इज इक्वल्स टू कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो F इज इक्वल्स टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये V क्रॉस B ऐसा होता। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये यूनिट चार्ज कुछ तो भी Q हो जाए, तो यही क्या हो जाता है, Q टाइम्स ऑफ, मतलब वो उतने टाइम्स बढ़ गया। हम लोगों ने ये पाया कि जैसे जैसे हम लोगों ने चार्ज की वैल्यू को बढ़ाया, वैसे वैसे क्या हो गया, वो लॉरेंज फोर्स बढ़ता चला गया। अब इसको आप निकाल सकते हो, R F इज इक्वल्स टू Q वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, R जो है मॉड ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, Q वी बी और ये साइन थीटा। अब अगर V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल मान लो परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से देखो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर ये 90 हो तो मॉड ऑफ F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी ये साइन 90 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपको मिल गया, यही आपका क्या है, मैक्सिमम है। अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट हो तो यही एक ऐसा केस है कि जब ये क्या हो, V और B 90 डिग्री होगा, तभी उस पर लॉरेंज फोर्स क्या होगा, उस समय मैक्सिमा होगा। और आप देखो जरा सा, इफ वेक्टर V एंड वेक्टर B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, और एंटी पैरेलल होगा तो 180। दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये इस प्रकार आपका जो है लॉरेंज फोर्स हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपने इस चीज़ को समझ लिया अच्छे से कि मैं एक बार और रिपीट करूं? क्या कहते हो आप लोग, बोलकर बताओ मुझे। स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि क्या आपको सब समझ में आ रहा है, या मैं आपको एक बार फिर से बताऊं? ये जो सारी स्टोरी थी वो मैं आपको फिर से समझा दूं। अच्छा, ये हो गया है ना, ये आपको समझ में आ गया? हेलो, हाँ सर, मैं द्वारका प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ द्वारका, मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ आपको। अभी तुम मुझे देख सकते हो मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। ओके, हाँ मैं करता हूँ फ़ोन। तो क्या आप लोगों ने इसको समझा? देखा आपने कि अपना बहुत पुराना स्टूडेंट इंजीनियर बन गया, उसी की कॉल आई, उसको क्या पता कि मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूँगा। तो देखो बच्चों, F इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो आपको समझ में आया क्या कि ये कैसे, अगर ये किसी पॉजिटिव चार्ज पे है तो फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। और अगर यही चार्ज क्या हो जाए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन होता, मान लो, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह क्या होता है, नेगेटिव कैरेक्टर वाला होता, तो जो ये फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये इन्वर्टेड हो जाएगी। इस फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मुझे बताओ आप लोग, क्या पूरा समझ पा रहे हो अच्छे से? सारी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, ओके, बोलो। ओके। तो ठीक है, देखो मैं तुम लोगों को एक डायग्राम और दिखाता हूं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो है ये आपके चार्ज कैसे जो है, चार्ज किधर होगा, वेलोसिटी किधर होगी, और जो है ये आपका फोर्स किधर दिखाई देगा आपको। तो जरा देखना, क्योंकि आपको कल
कर्ल रूल से ही ये इसको निकालना है, जैसे v क्रॉस b है तो देखो जैसे कि ये एक प्लेन हो गया, यू जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्लेन, ठीक है, ये हो गया प्लेन। अब आप देखो, अब ऐसा इमेजिन करो कि कोई तो भी मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पीछे से किधर निकल रहा है, बाहर की तरफ ऐसा निकल के जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके ओके, ये प्लेन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब इसमें जो आपका चार्ज है, चार्ज ने किधर भी मोशन कर दे, ये जो अपना चार्ज है, ये जो चार्ज है, और अगर ये कैसे मोशन करता है, कुछ तो भी ऐसे मोशन करता है, इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो किधर हो जाए, अगर इस डायरेक्शन में हो, अपवर्ड, इसके प्लेन पर हो, तो आप देखो आपने क्या बोला कि ये ऐसा है और ये इस तरीके से देखा आपने, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो किधर देखो ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस पर थोड़ा सा जो है ये 3D पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो आप देखो इसको जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा v क्रॉस b करो, v से b की डायरेक्शन को ले जाओ, और जो आपकी थंब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो फील्ड लाइन है वो कैसे आ रही है, बाहर की तरफ, मतलब मेरे हिसाब से कैसे, बाहर की तरफ। तो अगर मैं v क्रॉस b करूं तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो कुछ आपको ऐसी दिखनी चाहिए। कैसे दिखनी चाहिए, मतलब कि ये ऐसा, और ये फोर्स, ये जो आपका फोर्स वेक्टर है वो f इस डायरेक्शन को जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है बच्चों, आप बाहर की तरफ, ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। और ये वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर है, तो v क्रॉस b, तो ये किधर आ गया, इस डायरेक्शन को आ गया जो है। और अगर यही एक इलेक्ट्रॉन होता, यू जस्ट इमेजिन कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर यही एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आप देखो अभी ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की तरफ होगा, वेलोसिटी वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ होगा, तो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा, जो फोर्स होगी वो किधर हो जाएगी, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, मींस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। देखा आप लोगों को v क्रॉस b, तो ये इधर जा रहा है तो माइनस होने के कारण वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा सेंस, क्योंकि ये 3D डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को समझो, v क्रॉस b थंब जो रिप्रेजेंट करे वो उसकी डायरेक्शन है। ओके 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 ओके, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो है लॉरेंज फोर्स हो गया, F इक्वल्स टू क्यू v क्रॉस b हो गया। जब वो लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब वो पॉजिटिव चार्ज है तो बिल्कुल जो है a क्रॉस b वाला रूल, कर्ल रूल लगाते ही जिस डायरेक्शन में थंब जाएगी वो उसके लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर वही चार्ज नेगेटिव हो जाए तो वो जो है फोर्स क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड, जस्ट जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। और जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लॉरेंज फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी लॉरेंज फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तब भी आपका क्या होगा, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी जो है, ठीक है। ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और तो और उसमें जो ये फैक्टर है कौन सा, ये थीटा वाला, ये थीटा पर भी डिपेंड करता है लॉरेंज फोर्स। थीटा अगर क्या है 90 है तो यही लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, v और b के बीच का जो एंगल थीटा है, अगर ये क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर यही दोनों पैरेलल हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, एंटी पैरेलल हो जाएंगे तब भी फोर्स जीरो। तो क्या आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ गई? तो ये तो था आपका जो है लॉरेंज फोर्स, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ से, लॉरेंज फोर्स को बता दिया। अब जरा सा देखना जो है, मैं एक ये बताने वाला हूँ आपको कि ये जो F इज इक्वल्स टू आया आपका, F इज इक्वल्स टू क्या आया, QVB साइन थीटा। और अगर मैं F को मैक्सिमा मान लेता हूँ तो ये हो जाता है F इक्वल्स टू QVB। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल्स टू QVB, F इज इक्वल्स टू QV, पहले तो ये ऐसा देख लो, QV क्रॉस B हुआ,
तो ये यहाँ से QVB sin थीटा, ठीक है, ये इसका मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड। अब इफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यही एफ क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और ये QVB बन जाती है। अब जरा सा तुम लोग देखना, मतलब कि ये मैक्सिमम, तो यहाँ से B, देयरफॉर B इक्वल्स टू हो जाएगा F अपान, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है B, इसको इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। F अपान क्या हो जाएगा, F अपान QV, देखा आपने, F अपान QV, तो इसकी जो यूनिट होगी मैग्नेटिक फील्ड B की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ऐसा ही, मतलब ऐसा आप देखो तो न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर इसकी यूनिट होगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला, इसे ही हम लोग कहते हैं टेस्ला। अगर F की वैल्यू 1 क्या हो जाए, न्यूटन हो जाए, चार्ज 1 कूलम हो जाए और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला। और टेस्ला ऑलरेडी, टेस्ला इज अ बिग वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे आप लोगों को याद है, मैंने जो है आपको कैपेसिटर की यूनिट जो है क्या बताया था, फैरड। तो फैरड वो यूनिट को मैंने आपको रियलाइज़ कराया था ना, कितनी बड़ी यूनिट है, उसको कितनी बड़ी प्लेट चाहिए, 30 मीटर लेंथ एंड 30 मीटर क्या होती है, ब्रेथ चाहिए होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, निकोला टेस्ला, ठीक। तो निकोला टेस्ला के नाम पर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट रख दी गई जो है टेस्ला। तो याद रखना आप लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, या फिर न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ऐसा भी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट्स अबाउट 3.6 इंटू 10 टू द पावर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 3.6 इंटू 10 रेज टू -5 टेस्ला, जो कि बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें आपको ऐसा फील नहीं होता, लेकिन ये होता है। लेकिन ये अर्थ के अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इतना टेस्ला, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और भी बहुत सारा जो है डाटा बता रखा है। सरफेस मतलब किस पर, सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटिक फील्ड होता है 10 टू द पावर 8 टेस्ला। सरफेस आपने सुना है ना, जो न्यूट्रॉन स्टार जिसकी जो है मास डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, याद है ना, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लाइक इज अ कितना नियरली इक्विवेलेंट टू द कितना न्यूक्लियस ऑफ एटम के बराबर उसकी जो है क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो उसके सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 10 टू द पावर 8 टेस्ला, मतलब बहुत है, बहुत बड़ा है जो है, ठीक है। एंड टिपिकल लार्ज फील्ड इन अ लेबोरेटरी, ठीक है, टिपिकल लार्ज फील्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है ना जो है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं लाइव ले रहा हूँ क्लास, आपने उसको बनाया, आपको दिखाई दे रहा है? शुरू कर दिया क्या? हाँ मैंने शुरू कर दिया, 9 to 10 था। अच्छा एक सेकंड में हाँ देखिए मैं लाइव ले रहा हूँ क्लास, ठीक है। तो जो है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि टिपिकल लार्ज फील्ड इन द लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में हम लोग जो है वो जो फील्ड क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 1 टेस्ला की करते हैं। और जो है एक होता है जो है ये नियर टू अ स्मॉल बार मैग्नेट 10 टू द पावर -2 ऑन अर्थ सरफेस 10 टू द पावर -5 ऑर्डर, और जो है ह्यूमन नर्व फाइबर, ये फाइबर पे 10 टू द पावर -10 टेस्ला, एंड इंटरस्टेलर स्पेस में 10 टू द पावर -12 टेस्ला, ठीक है। तो आपने ये जो डाटा आपको बताया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए जानने के लिए कि यहाँ इस तरीके से, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है नर्व सिस्टम में, तो वो भी आपको जो है ऐसा फील के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्रेजेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो मतलब कोई ना कोई चार्ज वहाँ क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। अगर चार्ज मोशन कर रहा है इसका मतलब कि क्या, करंट भी उधर कुछ न कुछ बह रही होगी। तो ऐसा आप लोग जनरली सुनते नहीं हो जो है कि बॉडी के अंदर इतनी करंट, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, तो आपने जो है इस तरीके से देख लिया जो है, ठीक है। आपने ये जान लिया कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैसे होती है, चार्ज फ्लो होने के कारण, चार्ज फ्लो होने का इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो आपने इस तरीके से समझा इसको अच्छे से कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बॉडी के नर्व सिस्टम के अंदर भी होती है जो है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स, न्यू हेडिंग इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है,
आपकी अभी इस लेसन की पहली और सबसे अच्छी हेडिंग चलने जा रही है, और ये तो लॉरेंज फोर्स था जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग